गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विजन क्लासेस। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। आज बेटा हम इसका जो आपकी यूनिट 2 थी उसका लास्ट टॉपिक ले गए हैं, जो टॉपिक है रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे आप फिलअप करते हो, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसी के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आपके पास है अबोव प्रिंसिपल। अबोव प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बिल्डअप करें। तो उसके लिए हमने नीचे ये एक डायग्राम का नोटिफाई कर रखा है, ये नीचे देखो, ये वाला, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ देखो, अभी हमने क्वांटम नंबर पीछे पढ़ा था ना, जैसे देखो ये सब वैल्यू एन की होती हैं, ये सब वैल्यू किसकी, आपकी एन की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। जैसे इसकी एन की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो मैं वो बताता हूँ आपको। ये लिखा हुआ 1s, 1s, ये मैंने एरो इसमें ऐसे खींच दिया। अब मैं दोनों चीज़ दिखा देता हूँ आपको, इसी डायग्राम को मैं इधर भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने ऐसे लिख रखा 1s, फिर कौन है मेरे पास 2s, 2p, फिर कौन है मेरे पास 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s और 7p। थोड़ा सा उधर देखें, बट हाँ ये लिखे हुए हैं ना आपके पास। तो ये आपके पास डिफरेंट, आपके पास क्या है, ये आपके पास सब सेल हैं। जैसे आप जैसे 4 ऑर्बिटल बोलते हो ना, एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल और एक एफ ऑर्बिटल, ठीक है। और एफ ऑर्बिटल की अगर आपसे देखो, हमने आपको शेप करवाई थी एस की, पी की और डी की, एफ की मैंने नहीं करवाई आपको। तो ध्यान रखेंगे, जो एफ ऑर्बिटल था ना, एफ ऑर्बिटल की कम्प्लेक्स शेप होते हैं जिसके अंदर 8 लोब होती हैं, 8 लोब्स होती हैं, और उसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम, यहाँ 11th 12th और जो आपकी बैचलर डिग्री है वहाँ भी हम इनको नहीं पढ़ते, हम मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं इनको, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस अबूफ प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डअप करना। अबूफ मतलब इसका मतलब है बिल्डअप। अब बिल्डअप कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, कोई भी आपके पास एटम होता है वो अपनी कहाँ होता है, देखो एक 2 स्टेट होती है, एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। तो ग्राउंड स्टेट में वो अपनी स्टेबल स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब जहाँ पे जिसको बोलते हैं लोअर एनर्जी, और एक्साइटेड स्टेट है उसको बोलते हैं हायर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट किस में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड जब उसको एनर्जी मिलती है तो लोवेस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी के अंदर आता है बेटा, ठीक है। बट वो थोड़े टाइम के लिए रहता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर रिटर्न किस में चला जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाता है, वो सारी बातें हम इसी के अंदर देखेंगे। अब उसके अंदर किसको कैसे बिल्डअप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बिल्डअप करते हैं, तो ये बातें ध्यान रखेंगे आपके। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला होता है 1s, जिसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे n का मान कितना है, 1 है इस लाइन के लिए, इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए n का मान 3 है, इसके लिए n का मान 4 है, इस लाइन के लिए n का मान 5 है, इस लाइन के लिए n का मान 6 है, इस लाइन के लिए n का मान 7 है, ठीक है। तो ये भी अब बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस इसमें ऐसे लाइनिंग ड्रॉ की है। जैसे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे कर दी ड्रॉ, फिर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे करता ड्रॉ करते गए हम ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी मैंने लाइनिंग इधर कर रखी है, ओके। तो ऐसा डायग्राम आपको बनाते, दोनों डायग्राम बिल्कुल वही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अब देखो ये एक्चुअली इसकी जो अबूह प्रिंसिपल है, इसको हम
कैसे पढ़ते हैं, देखो 3 प्रिंसिपल करवाऊंगा इसमें, पॉली एक्सक्लूजन, हंस रूल और अवोव प्रिंसिपल। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप आइए इसको देखते हैं। देखो अब वो प्रिंसिपल कहता है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, अगर आपका जो भी एटम है वो किस में, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन आर एडेड, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली मतलब बढ़ते क्रम में, टू वेरियस ऑर्बिटल के अंदर, वेरियस ऑर्बिटल, और जिन वेरियस ऑर्बिटल में हम रखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। जैसे मान लो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं 1s से, तो इसका मतलब इसकी लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट एनर्जी है। फिर उसके बाद 1s के बाद किसका नंबर आएगा, 2s का, तो इसमें ऐसे बढ़ते जाना। देखो 1s के बाद किसका नंबर आता है, 2s का, फिर 2s के बाद किसका नंबर आएगा, 2p का, 2p के बाद 3s का, फिर किसका आएगा 3p का, फिर किसका आएगा 4s का, फिर किसका आएगा 3d का, फिर किसका आएगा 4p का, फिर किसका आएगा 5s का नंबर। मतलब ऐसे चलना आपको इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो अबोव प्रिंसिपल के अंदर कहता है कि कोई एटम आपके पास ग्राउंड स्टेट में है और आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने का तरीका क्या है, प्रोग्रेसिवली तरीके से ऐड करना है। और डिफरेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, देखो एक एस ऑर्बिटल है, एक पी है, एक डी है, एक एफ है, तो अलग अलग ऑर्बिटल हो गए ना आपके पास, और हमेशा उनको किस में ऐड करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, अभी 1s है, 1s से एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, 2s की, फिर 2s से किसकी ज़्यादा होगी, 2p की, फिर 2p से ज़्यादा किसकी होगी, 3s की, 3s से ज़्यादा किसकी होगी, 3p की, 3s से ज़्यादा किसकी होगी, 3p की, फिर किसकी होगी 4s की, मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसे आपका एनर्जी ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है। ओके, अब इसी को कैसे हम एग्जाम्पल से जानते हैं वो देखो बताता हूँ। मान लो देखो मेरे पास यही है, मेरे पास मान लो नियोन ही है। ठीक है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है ना। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो पहले कौन आता है, लोएस्ट एनर्जी 1s, फिर किसके बाद नंबर किसका है 2s का, फिर किसका है 2p का। पहले 1s का नंबर, फिर 2s का नंबर, फिर 2p का नंबर। अब एक बात और बता देता हूँ आपको, अंदर s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, p के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं 6, और d के अंदर कितने होते हैं 10, और f के अंदर कितने होते हैं 14। ये भी बात आप ध्यान रखना। s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। ठीक है, कम कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। इसी तरह p के अंदर मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, कम का मतलब 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, इसी तरह d में मैक्सिमम कितने होते हैं 10। अब देखो यहाँ पे हमें फिलअप करना था, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, s में देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 10 है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे हम, तो 1s में कितना आ जाएगा 2, फिर 2s में भी कितना आ जाएगा 2, फिर 2p में कितना आ जाएगा 6। क्योंकि देखो जब 1s2 मतलब ये तो पूरा भर गया, फिर किस में आएंगे 2s का नंबर आएगा 2s2, s में फिर भर गया आपके पास, क्योंकि s में मैक्सिमम कितने आते हैं 2 ही आते हैं, तो 2 और 2 4 तो ये हो गए। अब p में कितने आते हैं, p में आपके पास कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो देखो 6, 2, 8 और 2 10, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए ना। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन करते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से होगा, और दूसरा लोवेस्ट एनर्जी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जिसकी लो एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद थोड़ी हाइयर, फिर उससे हाइयर, ऐसे। अब मेरा काम यहाँ तक ही हो गया, तो इसका मतलब मैंने यहीं स्टॉप कर दिया। ठीक है, और अगर मान लो मेरे पास आ जाता है सोडियम Na का नंबर कितना होता है 11, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखता, तब मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखता बेटा, तो क्योंकि मेरे पास 2p तो पूरा हो गया। अब 2p के बाद देखो 2p के बाद किसका नंबर आता है 3s का, तो यहाँ पे आता है 3s आ गया। अब 3s में कितना आएगा, क्योंकि 10 तो हो चुके थे, तो 3s में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3s में कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो यहीं पे ऐसे आ जाता, मैग्नीशियम दे देता, वो कितना देता मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, कितना है 12। अब क्या करते, अब मैं क्या करता, ऐसे नहीं जाता मैं 3s से 3p में नहीं चला जाता अब, क्योंकि देखो ये लाइन में 3s के बाद किसका नंबर है 3p का, बट मेरे को s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आने की और टेंडेंसी है, क्योंकि s में मैक्सिमम कितने आते हैं 2, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक और आ गया आपके पास। ठीक है, तो 3s2। तो ध्यान रखेंगे अब वो प्रिंसिपल एक बिल्डअप होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, जिसमें हम
डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक प्रोग्रेसिवली तरीके से, और स्टार्ट कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, और स्टार्ट वहाँ से करते हैं जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आवो प्रिंसिपल। तो ये हमने आई थिंक सब क्लियर आउट हो चुका हमारे पास, हम समझ चुके हैं क्या है आवो प्रिंसिपल। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं कैसे, प्रोग्रेसिवली, किसके अंदर, वेरियस ऑर्बिटल की। और एक एस ऑर्बिटल देखो ये हमारे पास चार ही तो हैं, एक एस ऑर्बिटल, एक पी, एक डी और एक एफ, एस पी डी एफ आपके पास। ठीक है, तो ये हमने आवो प्रिंसिपल को सीख लिया। अब हम सीखते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हमारे पास है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जैसे देखो हमारे पास ऑर्बिटल हमने बनाए थे ना, एक एस ऑर्बिटल था, एक क्या था पी ऑर्बिटल, और एक क्या आपके पास डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस में कितना बॉक्स बनता है, एक बॉक्स बनता है। पी के अंदर तीन टाइप थे, कौन कौन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, और डी के अंदर कितने थे, 5 थे बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ठीक है, इसका मतलब पी के अंदर कितने बॉक्स बनेंगे, पी के अंदर ऐसे 3 बॉक्स बनेंगे आपके पास। ओके, अब पाउली एक्सक्लूजन ये कहता है जैसे कोई भी ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक बॉक्स है ना, उस एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक तो मतलब मिनिमम हो गया, और अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिलअप करो तो ये कहता है कि उसकी स्पिन ऐसे होनी चाहिए अपोजिट, एक अप हो तो एक डाउन होना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया, दोनों को ऐसे ऊपर कर दिया, तो इसका मतलब पाउली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग ये गलत है। या जब भी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं या दोनों हमने ऐसे नीचे कर दिए तो भी गलत है। ऐसे करना गलत है, ये करना बिल्कुल सही है। ठीक है, या हमने देखो इसमें 3 मानो मैंने ऐसे कर दिया 1 2 3, ठीक है, और मान लो मैंने ऐसे कर दिया इसके अंदर, तो इसका मतलब मेरा गलत है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी एक बॉक्स करो, एंड कोई भी ऑर्बिटल का एक बॉक्स होगा आपके पास, जैसे एस ऑर्बिटल के अंदर एक बॉक्स है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड है। इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अपोजिट स्पिन होगी। एक की अप है तो एक की क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, जैसे इसी के अंदर एक अप एक डाउन, एक अप और एक डाउन। तो ये करेक्ट तरीका है, ये कैसा है, करेक्ट है आपके पास। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, देखो ये भी करेक्ट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है, ये भी तरीका क्या है आपके पास है, करेक्ट है। बट मैंने ऐसे कर दिया, मान लो एक अप कर दिया, एक नीचे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ये मेरा रॉन्ग तरीका है। ठीक है, तो या हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा, उसके एक बात आप ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप करते हो तो एक की स्पिन अप और एक की क्या होनी चाहिए, डाउन होना चाहिए। और ये रोंग क्यों हो गया, क्योंकि रोंग ये होगा कि पहला हमारे, देखो अभी हम एक रूल आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, हंस रूल, वो ये कहता है कि पहले सिंगल भरो, फिलअप करने हैं इलेक्ट्रॉन आपको, वो पैरेलल स्पिन के अंदर होने चाहिए। बट ये तो पैरेलल में थोड़ी है, ये तो ठीक है, ये और ये पैरेलल में है, बट ये एंटी पैरेलल में है। तो इसका मतलब एक रूल और पढ़ेंगे, हंस रूल, वो यही कहता है जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो तो पैरेलल स्पिन के अंदर होने चाहिए, और पैरेलल स्पिन में हो गए, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और होते हैं तो फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, इसलिए रोंग हुआ ये हमारे पास सही है। तो ये था आपके पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिल्कुल आसान सा है। अब हम तीसरा रूल पढ़ते हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड रूल हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल वहाँ वर्क करता है जहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हो। भाई एक ऑर्बिटल तो एस में होता है, एक से ज़्यादा किस में है, पी में है, डी में है, और किस में है, एफ के अंदर है। तो वहाँ हम इसका यूज करते हैं।
किसका? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। ये रूल ये कहता है अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हो और उनकी एनर्जी क्या हो? इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई दीज ऑर्बिटल सिंगली। तो आपका काम ये है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो देखो मैं पी ऑर्बिटल के लिए करता हूँ, जैसे पी के अंदर ये मेरे पास 3 हो गए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 ऑर्बिटल हो गए आपके पास, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है। अब कहता है अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हो आपको, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इसमें अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप पैरेलल स्पिन से फिलअप करोगे सिंगली, और वो भी सिंगल। जैसे मान लो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है मान लो, तो पहला मैं सिंगली फिल करूँगा, 1 2 3, पैरेलल स्पिन से कर दिया। अब एक और आ गया मेरे पास, एक और है। अब मेरे पास कौन सा काम करेगा? पाउली एक्सक्लूजन। वो ये कहता है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप फिलअप करते हो, क्योंकि एक डब्बे के अंदर कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग, अब आपको क्या करनी है? पैरेलल करने के बाद द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल देन टेक प्लेस। अब पेयरिंग करनी है आपको, तो इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया आपके पास। अगर मान लो तो इलेक्ट्रॉन 5 होते तो फिर क्या आ जाता? यहाँ आ जाता आपके पास। या एक इलेक्ट्रॉन और होता तो यहाँ आ जाता। ठीक है, तो ये कहता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि पहले आप सिंगली भरो, अगर और इलेक्ट्रॉन बच जाते हो तो फिर आपको ऐसे नहीं, वो और इलेक्ट्रॉन बच गए तो यहाँ फिलअप कर दिया मान लो। जैसे अगर ऐसा करना भी गलत है, मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और मैंने ऐसे कर दिया कि ये तो मैंने पैरेलल स्पिन से सिंगल सिंगल कर दिए, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो मैंने यहाँ भर दिया, तो ये मेरा गलत है। ऐसा नहीं करना आपको वहीं स्टार्टिंग से ही लेके आना है। ठीक है, ये बिल्कुल वही है जैसे क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है और आपको 10 जो एप्पल है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप क्या करोगे? जो फर्स्ट बेंच है वहाँ से एक एक एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे। 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या है कि एक एप्पल आपके पास, या मान लो 5 एप्पल एक्स्ट्रा है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही बीच में रैंडमली दे देंगे। आप क्या करेंगे? आप जो फर्स्ट बेंच पे बच्चा है उसी को जाके पहले देंगे, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को। तो ये कहता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम में मल्टीप्लिसिटी। अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हो और जिनकी एनर्जी इक्वल हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेंगे। द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई इन दीज ऑर्बिटल सिंगली, और पैरेलल स्पिन से होगा। फिर हम क्या करेंगे? उसके अंदर पेयरिंग करेंगे। तो ये तो होगा आपके पास है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम में मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब एक हमारे पास बोर बर्री रूल है, वो हम सीखते हैं। आई थिंक हमने ये तीनों रूलों को आसानी से सीख लिया है। आवो प्रिंसिपल, उसके बाद है पाउली एक्सक्लूजन, और तीसरा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं बोर बर्री रूल। ये बोर बर्री रूल किस लिए आता है? ये मेनली होता है n+l वैल्यू। n+l वैल्यू का क्या करते हैं? सम करते हैं। काफ़ी बार किसी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे होता है कि n+l की वैल्यू, क्योंकि n कौन है? प्रिंसिपल एनर्जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और l कौन होता है आपके पास? एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर। तो ये उस केस में यूज़ करते हैं कि काफ़ी टाइम किसी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो आप कैसे बताओगे कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है? कैसे बताते हैं? देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया 4s और ये ले लिया 3d। एक मैंने ले लिया 4s और एक क्या ले लिया मैंने? 3d ले लिया। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 4, और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? मैंने एक आपको बॉक्स बनवाया था यहाँ पे, जब क्वांटम नंबर करवाया था, ये था s, ये p, ये d और ये f। s के लिए कितनी होती है? 0 1 2 3। तो s के लिए कितनी होती है l की वैल्यू? 0। तो होगा 4 + 0 कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? 3 + 2, ये कितना आ गया आपके पास? 5। 3 + 2 5 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है कि किसकी एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी क्या है? कम। तो जिसके अंदर n+l की वैल्यू का सम कम है, क्योंकि कम किसका है? इसका कम है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है? कम है। और जिसके अंदर n+l की वैल्यू का सम ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब 3d की एनर्जी ज़्यादा है किससे? 4s से। 3d की एनर्जी ज़्यादा है किससे? 4s से।
ठीक है। तो जिसकी एनर्जी कम उसकी क्या है, लोअर एनर्जी। जिसकी वैल्यू जो n+l की वैल्यू का सम कम आता है उसकी एनर्जी क्या है, कम। इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, लोअर, और इसकी क्या है, हाइयर है। एक तो ये सिस्टम आ गया हमारे पास। दूसरा, अगर मान लो एक एग्जांपल लूँ मैं, 4f और 5d, 4f और 5d। यहाँ देखें, इस केस में क्या करते हैं, n का मान कितना है, 4 है, l का मान कितना है, f के लिए कितना होता है 3, तो 4 + 3 कितना आ गया 7। यहाँ पे देखा हमने 5 + d के अंदर l की वैल्यू कितनी होती है 2, यहाँ पे कितना आ गया 7 आएगा। अब मेरे पास प्रॉब्लम हो गई क्योंकि n+l की वैल्यू का सम यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। अब मैं कैसे बताऊँगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, कि भाई 5d की ज़्यादा है या 4f की ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, ऐसा अगर कोई सिचुएशन आ जाती है और आपको बताना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो आप क्या करना, आप जो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो n का मान होता है, n का मान जिसका ज़्यादा होगा, n का मान क्या होगा, हाई होगा, उसी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। कब करते हैं ये यूज, जब अगर n+l का सम इक्वल आ जाता है दोनों ऑर्बिटल के लिए। भाई इस 4f ऑर्बिटल का और 5d ऑर्बिटल का, दोनों का n+l की वैल्यू का सम क्या है, सेम है। इस केस में हम देखेंगे जिसकी n का मतलब ये आगे स्टार्टिंग वाला नंबर, जिसका ज़्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब 5d की एनर्जी ज़्यादा है किससे, 4f से। 5d की एनर्जी क्या है, ज़्यादा किससे, 4f से। तो ये था हमारे पास बोर-बर्री रूल। अगर n+l के सम ज़्यादा आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बता देंगे। अगर सेम वैल्यू आ जाती है, n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तब आप ये देखोगे जिसकी n ज़्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था बोर-बर्री रूल आपके पास। अब हम एक पॉइंट देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि भी कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दो बातें ध्यान रखना, या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो, या क्या हो, कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड हो। या तो पूरा भरा हो ऑर्बिटल, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, या एग्जैक्टली हाफ हो, वो क्या होता है आपके पास, स्टेबल होती है। दो ही कंडीशन ऐसी है जब आपके पास आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। कैसे, देखो, मान लो पी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं आपके पास, 3 बॉक्स होते हैं ना बेटा, px py pz के लिए। इसी तरह डी में कितने होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 बॉक्स होते हैं आपके पास। ठीक है, ये भी हम बताएंगे आपके पास। इन 5 जो ऑर्बिटल है उनको डीजर्नेट ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं, डीजर्नेट ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, पी के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं बेटा, 6 आते हैं। तो 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा कितना होगा, 3। तो इसका मतलब या तो पी के अंदर ऐसे हो, P3 में हो, या वो किस में हो, या P6 में हो। या तो P3 में स्टेबल हो सकता है या P6 में हो सकता है। P6 का मतलब या तो पूरा भरा हो या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो। तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है इस कंडीशन पे। इसी तरह मैं अगर मैं डी की बात करूँ तो या तो D5 में स्टेबल है, या तो किस में है, D5 में, या किस में है, D10 में स्टेबल है। या तो D5 में स्टेबल है या किस में है, D10 के अंदर स्टेबल है। क्योंकि ये D5 तो क्या है, उसका हाफ फिल्ड है, और D10 क्या है, उसका फुल्ली फिल्ड है, मतलब पूरे के पूरे भर जाना। इसी तरह अगर F ऑर्बिटल की बात करें तो F7 और F14, ये क्या है, इसका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और ये क्या है, उसका फुल्ली फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये जो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी भी एलिमेंट में अगर आपको मिलते हैं तो क्या होता है, वो स्टेबल होता है। या तो पूरा एग्जैक्टली हाफ हो या पूरा भरा हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। अब दूसरा कि भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस केस के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है एनर्जी को एक्सचेंज करने की। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास एक फैक्टर होता है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। अब एनर्जी को कैसे एक्सचेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर हमारे पास कितनी टेंडेंसी होती है एनर्जी को एक्सचेंज, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करती है उतनी ही क्या होगा उसके अंदर,
उतनी स्टेबिलिटी आती है उस एटम के अंदर। जितनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मोर एनर्जी विल बी एक्सचेंज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको, देखो एक डायग्राम अगर हम नोटिफाई करते हैं कि मैं टोटल एनर्जी एक्सचेंज का सम करके दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो, देखो आपके पास, जैसे मैंने एक बॉक्स, दो बॉक्स और तीन बॉक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, एक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास 3D5 का है, ठीक है। तो इसमें पहले मैं 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 केस लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, इसमें भर दिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने नोटिफाई कर दिया भाई पहले वाला इलेक्ट्रॉन है मेरा, इसको मैं एक्सचेंज करने की टेंडेंसी कितनी है, मैं इसके साथ कर सकता हूँ, इसको इसके साथ भी कर सकता हूँ, और किसके साथ कर सकता हूँ, इसके साथ कर सकता हूँ, और किसके साथ कर सकता हूँ, इसके साथ। इसका मतलब एक्सचेंज पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे पास, 4 एक्सचेंज है यहाँ पे। कितने एक्सचेंज है, 4 एक्सचेंज है भाई। ये तो खुद का ही था, इसको मैं इसमें ले जा सकता हूँ, इसमें, तो 4 एक्सचेंज इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं नंबर डाल दिया मैंने, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास कितने एक्सचेंज थे, 4। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन में, ये है मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके एक्सचेंज कितने हैं, 1 2 और 3 बार एक्सचेंज हुआ ना। इसका मतलब कितने एक्सचेंज हो गए यहाँ पे, 3 एक्सचेंज हो गए। अब मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तीसरे नंबर, तीसरे के लिए कितना है, 1 और 2। इसका मतलब यहाँ पे एक्सचेंज कितने हुए, 2 एक्सचेंज। ओके, मैं यही बता रहा हूँ कि मोर एक्सचेंज, मोर विल बी द एक्सचेंज, एनर्जी रिलीज, ज़्यादा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई 3D5 और 3D4 में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। एक और बना के देख लेते हैं, इसी के अंदर एक बॉक्स और बना लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए मैंने। अब की बार में 4 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इसके अंदर कितना एक्सचेंज अवेलेबल है, एक ही एक्सचेंज अवेलेबल है। इसका मतलब कि इसमें एक्सचेंज अवेलेबल है एक ही, ठीक है। अब ये मत कर देना इसमें कि सर मैं तो इधर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक एक करके किया है अभी। एक बार इस इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके कर लिया, फिर एक बार सेकंड नंबर को फिक्स करके कर लिया, फिर इसको थर्ड नंबर, फिर इसको फोर्थ नंबर करके एक्सचेंज कर लिया मैंने। इसका मतलब यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितने हुए, देखो 4 3 2 और 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इसका मतलब टोटल एक्सचेंज कितने हुए, 10 हो गए। टोटल एक्सचेंज कितने हुए, 10 हो गए आपके पास। ये समझ में आ गया आपको कि इसमें 10 एक्सचेंज कैसे हुए हैं भाई। इसके अकॉर्डिंग 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 हो गया। ओके, ये सिर्फ आपको जानकारी की बातें हैं कि भाई कैसे एक्सचेंज होता है। तो ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3D4 के लिए करता हूँ। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 का मतलब मेरे पास ये एक एरो हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 4 है मेरे पास। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, 4 ही है मेरे पास, ये भी हटा दिया मैंने यहाँ, ठीक है। अब देखो, अब 4 ही है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं इसके अंदर। अब देखो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी मेरे पास। अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, देखो पहले मैंने कर चुका हूँ, किसके लिए किया मैंने भाई, 3D5 के लिए मैंने किया। तो यहाँ पे टोटल कितने आए मेरे पास है, को टोटल कितने एक्सचेंज आए थे, 10 एक्सचेंज थे। अब देखो, अब मैं करना चाह रहा हूँ 3D4 के लिए। 3D4 के लिए टोटल एक्सचेंज कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 एक्सचेंज है। यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। यहाँ पे कितना है, एक ही एक्सचेंज है। तो इसका मतलब कितना है सम, 3 2 1, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब टोटल एक्सचेंज कितने आए 3D4 में, 6 एक्सचेंज आए। भाई एक्सचेंज ज़्यादा किस में है, इसमें है। तो भाई जिसके अंदर ज़्यादा एक्सचेंज, वो कॉन्फ़िगरेशन इतना स्टेबल है। तो 3D5 इज मोर स्टेबल देन 3D4। और एक चीज़ और भी देखो ना, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले तो बताया था, डी स्टेबल कब हो सकता है, या तो D5 में हो या D10 में हो। तो वही ये रहा ना, D5 है तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। एग्जैक्टली क्या है, हाफ फील्ड है। तो स्टेबल तो ये होना ही था, ये तो मोर स्टेबल हो गया। ये क्या होगा, मोर स्टेबल हो गया आपके पास, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ये।
ये नहीं है एग्जैक्टली फील्ड। जब मान लो मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 3p3 और 3p4, 3p3 3p4, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबल है क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। ये एग्जैक्टली क्या है, हाफ फील्ड आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप उसके अंदर। ओके, या मैं आपसे पूछ रही इसी में, जैसे मेरे पास है 4f7 और 5f8, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। एग्जैक्टली क्या है, हाफ फील्ड है आपके पास। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे आप। तो ये भी हमने सीख लिया है एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हो आप। ठीक है, तो देखो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। सिर्फ आज आप 10 तक ही सीखेंगे। एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर आपके पास, ये जो मैं इधर बता रहा हूँ आपके पास दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो आपके पास 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। 2 किसका होता है, हीलियम का। 3 किसका होता है, लिथियम। 4 किसका होता है, बेरिलियम। 5 किसका, बोरोन। 6 किसका, कार्बन। 7 किसका, नाइट्रोजन। 8 किसका, ऑक्सीजन। 9 किसका, फ्लोरीन। 10 कौन आपके पास है, नियोन है। ठीक है, और फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं। अगर दो आपके पास लेटर आते हैं अल्फ़ाबेट लेटर, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। ठीक है, हाइड्रोजन है तो आपको करना है लोवेस्ट से स्टार्ट करना है ना, क्योंकि ये और वो चीज़ ध्यान रखना आपके पास कि कौन किसके बाद आता है, क्योंकि आओ प्रिंसिपल यही काम आएगा। 1s, 1s के बाद किसका नंबर आता है, फिर 2s, फिर किसका आता है 2p का, फिर किसका आता है 3s का आता है, फिर किसका आता है 3p, फिर किसका आता है आपके पास है 3p के पास किसका आता है 4s का, फिर किसका आता है, फिर किसका आता है 3d का, फिर किसका आता है 4p का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक आया तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1s1, 1s1 आ गया आपके पास। हीलियम 2 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1s2, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। तो एक चीज़ ध्यान रखें, देखो क्या क्या है ये 1 कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी सब सेल को। मतलब इसमें कौन सब सेल का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। और जो नंबर 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन को। देखो जो हमारे पास 1s2s है, ये क्या कौन आपकी प्रिंसिपल सेल है, ये कौन आपकी सब सेल है। ये तो प्रिंसिपल सेल है, ये सब सेल है। सब सेल का मतलब आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह लिथियम का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 भाई 2s में तो पूरे हो गए। अब किसका नंबर आएगा 2s1 का, 2s1 क्योंकि 2 और 1 3 हो गया। इसमें क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। 4 नंबर के लिए ऐसे हो जाएगा। 5 के लिए बोरोन, बोरोन में कितने हैं 5, 1s2, 2s2 और 2p में कितना आ जाएगा 1, 2p में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि s तो पूरे फिलअप हो गए। तो अब नंबर किसका है, p का है। ठीक है, इसके बाद कार्बन का देखेंगे 1s2, 2s2, 2p में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 2 4 2 6। इसमें कितना आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p3, 2p3। इसमें क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। इसमें आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p5, 2p5। इसमें क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 2 8, 2 10। इसका मतलब पूरा भर गया आपके पास। और जिसके अंदर पूरे फिलअप होते हैं पूरा, अगर जितने भी बॉक्स थे, क्योंकि ये तो पता लग गया एस में 1 बॉक्स होता है, पी में 3 बॉक्स होते हैं 3 डब्बे, और डी में कितने होते हैं 5 डब्बे होते हैं। ठीक है, और पूरे पूरे फिलअप हो जाते हैं तो क्या है स्टेबल है। हमने 2 ही चीज़ें बताई हैं स्टेबल होने के लिए, या तो वो कोई एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो, या कैसा हो आपके पास फुल्ली फिल्ड हो, या कैसा आपके पास है फुल्ली फिल्ड हो। तो 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीख लिया है। तो वैसे ही यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट। ठीक है, और ये तीनों प्रिंसिपल अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछेंगे। थैंक यू। तो विजन क्लासेस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।